कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक टॉपिक रह गया था अपना, वो है ऑस्मेटिक प्रेशर, उसको हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, और जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसके बाद हम विलियन के प्रकार पढ़ेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर के आधार पर। और लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट है, जो एबनॉर्मल मोलर मास है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वांट हाफ फैक्टर, और वांट हाफ फैक्टर का हम उपयोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है और शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर किसे कहते हैं, उससे पहले हम ये समझ लें कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हम डिफ्यूजन को भी साथ में ले लेते हैं। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए किसी पदार्थ का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर विसरण होता है, अपने आप स्वतः गमन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन एक स्वतः प्रक्रिया है और ये नेचुरल है कि जो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है वहां से एक सब्सटेंस जो है वो लो कंसंट्रेशन की ओर स्वतः जाता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पोटेशियम परमैंगनेट की टिकिया, एक कंटेनर जिसमें पानी रखा हुआ है उसमें डाल दिया तो जहां पोटेशियम परमैंगनेट डलता है वहां पर क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, धीरे धीरे वह पूरे कंटेनर में फैल जाता है, तो ये डिफ्यूजन है। इसी प्रकार आप इत्र यानी आपके सेंट या अगरबत्ती काम में लेते हो घर पे, तो उसकी जो गंध है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो ये एक डिफ्यूजन का उदाहरण है। मगर डिफ्यूजन की भांति ही पदार्थ जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर भी जाता है, हम वहां पर ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा संपन्न होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूं मान लीजिए एक मेम्ब्रेन है, एक जाली है जिसमें से सिलेक्टेड पार्टिकल ही जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये जो जाली का जो डायग्राम दे रखे हैं, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है, उस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि इसका जो छिद्र है वो एक सिलेक्टेड पार्टिकल के लिए, जैसे ये रेड पार्टिकल है वो इसमें से नहीं जा सकता, जबकि ये ब्लू पार्टिकल इसमें से आराम से जा सकता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टेड पार्टिकल को जाने देती है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की भांति ऑस्मोसिस की। तो जब अगर कोई सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन के टच में अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट रखा जाता है, तो यहां क्या होता है, सोल्यूट के पार्टिकल की साइज आकार में बड़ी होती है और ये जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर नहीं जा पाते, परंतु कंसंट्रेशन को मेंटेन बनाए रखने के लिए ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले विलियन की ओर गमन करने लगते हैं, और इसको हम यहां पर ऑस्मोसिस कहते हैं। Osmosis is defined as the spontaneous flow of the solvent molecules. Solvent molecules का flow है यहाँ पर throughout the semi-permeable membrane, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए from the dilute solvent to a solution. अगर आप सोलवेंट टच में लेते हो तो सोलवेंट से, और अगर आप दो सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के सेपरेट रखते हो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर सोलवेंट का गमन होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम यहाँ पर एक और दिखा रहे हैं, जिस मान लीजिए ये डायग्राम है, इसमें मान लीजिए ये आपका S2 विलियन है, ये S1 विलियन है, दो विलियन आपने लिए हैं। अब इन दोनों विलियनों में से अगर मान लीजिए ये S2 विलियन है वो हाई कंसंट्रेशन है, S2 की कंसंट्रेशन वह S1 से ज्यादा है, तो आपका जो यहाँ पर सॉल्यूशन है उसमें जो सोलवेंट है वो किधर जाएगा? S1 से S2 की ओर स्वतः जाने लगेगा। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस होगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी होगा। ऑस्मेटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करें? ऑस्मेटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर कुछ डायग्राम काम में ले रहे हैं, जिसको हम देख करके आसानी से पहचान सकते हैं कि ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है। पहले डायग्राम पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर SPM लगाई हुई है, SPM, और SPM के द्वारा यहाँ एक सॉल्यूशन या सोलवेंट लिया हुआ है और यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन लिया हुआ, तो यहां पर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, सोलवेंट के पार्टिकल इधर जा रहे हैं। आपको इसका जो लेवल है उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए यहां पर एक पिस्टन लगा देते हैं। इस पिस्टन पर एक प्रेशर लगाते हैं जिससे ये जो सोलवेंट के पार्टिकल है उसका मोमेंट जो है वो रुक जाए। इस दौरान आपने जो प्रेशर लगाया है वह इस सॉल्यूशन के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस विलियन को देखें, यहां पर देखिए सेकंड डायग्राम में हम देखें, ये फर्स्ट डायग्राम मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, इसमें देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक कंटेनर में सोलवेंट भरा हुआ है, ये सोलवेंट है, सोलवेंट भरा हुआ है, और सोलवेंट के अंदर एक कीप रखी हुई है जिसके नीचे की ओर सेमी परमेबल एसपीएम लगी हुई है, एसपीएम लगी हुई है, और इसके अंदर हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन है, जो डार्क नीले कलर का दिखाई दे रहा है वो हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन है। तो ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपकी एसपीएम है, अर्धपारगम्य में झिल्ली है। ये यहां पर हो गए क्या, ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस का क्या मतलब है, सोलवेंट पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए इसमें जाएंगे, और ये तब तक जाएंगे जब तक कि इसका जो लेवल है वो कुछ ऊंचाई तक नहीं हो जाए। मान लीजिए उसकी ऊंचाई h हो जाती है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो h हो जाती है। जो h ऊंचाई तक जाता है तो h ऊंचाई पर इसका ऊंचाई हो गई, उसकी ऊंचाई हो गई, उसका भार हो गया, और इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो यहां पर कुल मिलाकर के एक बल लगेगा इस कोलम का, जो द्रव का जो कोलम बन रहा है उस कोलम का जो भार होगा या जो द्रव होगा, जो बल होगा, वह बल इसकी ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए कार्य कर रहा है। यही इसका ऑस्मेटिक प्रेशर है। ठीक इसी प्रकार हम थर्ड डायग्राम में देखते हैं। थर्ड फिगर में क्या है कि दो विलियन यहां पर रखे हुए हैं, एक सोलवेंट है, ये सोलवेंट है, और ये सॉल्यूशन है। यहां पर एसपीएम काम में ली जा रही है। एसपीएम काम में लेने के बाद इस पर दो पिस्टन लगाए हुए, ये पिस्टन मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड दोनों पिस्टन लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, आपने इस पिस्टन को मेंटेन रखा है, यहां पर मेंटेन रखा है। तो जैसे ही आप एसपीएम के द्वारा ये दोनों सॉल्यूशन रखते हो तो सोलवेंट के पार्टिकल ऑटोमेटिक ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा जो सॉल्यूशन है उसकी ओर जाने लगेंगे। तो ये क्या क्रिया होगी, ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस होगी तो ये जो पिस्टन है वो अपनी ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। इस पिस्टन पर आपको एक्स्ट्रा दाब लगाना पड़ेगा। ये दाब जो है, ये दाब दोनों का बराबर है, परंतु ये आपने एक्स्ट्रा जो दाब लगाया है जो पिस्टन को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए है, वही आपका एक्स्ट्रा दाब क्या कहलाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। तो दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपकी किसी सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है तो उस ऑस्मोसिस की क्रिया में ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर आपने इस्तेमाल किया है फ्लो को रोकने के लिए, वही ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। अब बात करते हैं हम ऑस्मेटिक प्रेशर की, इसके रूल देखिए। द excess pressure that must be applied to the solution side to prevent the osmosis is known as osmotic pressure. To stop passage of the solvent molecules through the semi-permeable membrane in the solution. इसके लिए आपके दो रूल है। पहला रूल है आपका वन हाफ बॉयल्स लॉ। वन हाफ का बॉयल्स लॉ क्या है, ये कह रहा है कि जो अप्लाइड ऑस्मेटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के मतलब प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा तो आयतन के क्या हो जाएगा, तनुता के रिवर्स हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक और नियम है जिसको हम कहते हैं वन हाफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ, और ये कहता है कि एट द कांस्टेंट कंसंट्रेशन, सांद्रता स्थिर हो या आयतन मान लीजिए स्थिर हो, तब जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशन से हम यहां लिख सकते हैं पाई वी बराबर एन एस टी। यहां पर एस क्या चीज है, देखिए यहां पर पाई तो है ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर,
और यहां पर V क्या चीज है, आयतन, और N क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स, और S जो है उसको हम यहां पर कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, और T यहां पर क्या है, टेम्परेचर। T क्या चीज है, टेम्परेचर। तो इस प्रकार एक आपके पास इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को आप अगर S को आप रिप्लेस कर दे R से, R यहां पर गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक है, क्योंकि जो S है वो R के इक्विवेलेंट है, S का वैल्यू जो है वो R के इक्विवेलेंट आता है, गैस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आता है, इसलिए हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आप PV बराबर nRT जैसा होता है, वैसे एक पाई V बराबर nRT के इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर से आप मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो सोल्यूट का। कैसे, देखिए हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो पाई बराबर V nRT बनी थी। आपको यहां पर हम लिखते हैं, इसको V को ट्रांसफर कर देते हैं तो n/V हो जाएगा और RT हो जाएगा। यहां हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स का मतलब हो गया WB बटा MB। यहां पर ये मोल्स है, किसके है, सोल्यूट के, किसके है, सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट के मोल्स है। और इसलिए हम यहां पर सोल्यूट के मोलों की संख्या बताने के लिए हमने लिख दिया सोल्यूट की ग्रामों में मात्रा और उसका मोलिकुलर वेट है। तब हमारे पास पाई बराबर हो गया, क्या हो गया रे, WB MB, और ये आयतन जो है वो मैंने यहां लिख दिया RT, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना था, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, MB बराबर पाई V नीचे आ जाएगा और WB RT ये आपका ऊपर रह जाएगा। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो। यहां पर एक बार रिपीट कर देता हूं, MB मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है, WB द ग्राम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, और R जो है वो क्या है, R है गैस कांस्टेंट, और T जो है वो टेम्परेचर है, पाई प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, और V विलियन का आयतन है। इन सारी चीजों का यानी इस वैल्यू का मान पता होने पर आप क्या निकाल सकते हो, MB निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। अगर आप ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं या ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं तो आपको वाटर प्यूरिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। वैसे आपके घरों में एक युक्ति यानी एक डिवाइस काम में आती है बार बार में, और उस डिवाइस को आप जनरली बोलते हो RO। क्या बोलते हो, RO। RO का फुल फॉर्म भी यही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसके द्वारा आप वाटर का प्यूरिफिकेशन घर पे करते हो, जिसको हम पीने के लिए काम में लेते हैं। अगर मान लीजिए आप इस कंटेनर को देखें, देखिए फर्स्ट जो डायग्राम है उसको आप देखिए। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, एक साल्ट वाटर यानी आपका जो सॉल्यूशन है वो रखा गया, एक फ्रेश वाटर है, वो दोनों एक दूसरे से SPM के द्वारा सेपरेट किए गए। हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर जो है वो सोलवेंट है, क्या है, सोलवेंट, और ये यहां पर सॉल्यूशन की ओर जाएगा क्योंकि यहां पर ऑस्मोसिस होगा, सॉल्यूशन की ओर जाएगा, ऑस्मोसिस होगा। आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर हाई प्रेशर लगाना है। इसका जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा लगाना है कि ये देखिए, उस प्रेशर को तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं जो इस सॉल्यूशन को मतलब सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की ओर जाने से रोक दे। मगर आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप यहां पर लगा रहे हो, ताकि ये जो साल्ट वाटर है, लवणीय जल है, उसमें से सोलवेंट जो है वो पार्टिकल इधर आ जाए और यहां पर फ्रेश वाटर की संख्या बढ़ जाए, और इस फ्रेश वाटर को आप इकट्ठा कर ले। यही फ्रेश वाटर जो है वो पीने के लिए काम में लिया जाएगा। दैट इज प्रोसेस इज नोन एज ए रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां हम इसको डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं,
If the pressure applied on the solution side is more than osmotic pressure of the solution, then the solvent particle will be moved from the solution to the solvent side. This process is known as reverse osmosis यानी RO. ओके, इसका अप्लाई करके आज वर्तमान में कई सारे डिवाइस बनाई जा चुकी है जिसका हम उपयोग करते हैं डेली घर पे। यहाँ पर ये जो एसपीएम है वो अलग अलग प्रकार की एसपीएम बनाई गई है और इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर के आधार पर तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं समप्रासरी विलयन यानी आइसोटोनिक। क्या बोला मैंने? समप्रासरी विलयन। समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं या आइसोटोनिक विलयन किसे कहते हैं? सपोज कीजिए दो सॉल्यूशन आपने रखे हैं और एसपीएम के द्वारा सेपरेट है, एसपीएम द्वारा सेपरेट है। अब यहाँ पर एक को तो मैंने लिया है ब्लड सेल का फ्लूइड यानी कोशिका द्रव, और एक मैंने लिया है यहाँ पर 0.9% मास वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ठीक है, अगर इन दोनों विलयन को माने तो ये 1 है, ये पाई 2 है, इनका ऑस्मेटिक प्रेशर। अगर पाई 1 बराबर पाई 2 बराबर हो तो आप उसे क्या कहते हो? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हो। इट मींस आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज दैट two solution which have the equal osmotic pressure. osmotic pressure अगर बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक होंगे, जिसको हम समप्रासरी कह रहे हैं। अब बात आती है कि कोशिका द्रव का जो विलयन है वह 0.9% मास वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के लिए आइसोटोनिक है। तो आप इसको यहाँ दोनों को बोल सकते हो, ये आइसोटोनिक है इस विलयन का और ये विलयन आइसोटोनिक है इस विलयन का, तो ये एक दूसरे के आइसोटोनिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिप्रासरी विलयन। अतिप्रासरी विलयन का क्या मतलब है? मान लीजिए ये पाई 1 है और ये पाई 2 है, मतलब विलयन 1 यानी कोशिका का फ्लूइड और सेकेंड विलयन आपने ले लिया, क्या ले लिया? मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर that is the more concentrated than the 0.9%. ओके, तो यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण से इसका ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सेकेंड विलयन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इसका ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा है, और इसका ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण यह विलयन क्या कहलाया जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अगर दो विलयन अगर पास में है, अर्धपारगम्य झिल्ली से संपर्क में है, तो वह विलयन जिसका प्रासरण दाब किसी और के सापेक्ष या दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक है उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरे विलयन को हम क्या कहते हैं? दूसरे विलयन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है? हाइपरटोनिक का क्या मतलब है? देखिए ये दोनों एक साथ साथ में चलते हैं। जिसका प्रासरण दाब ज्यादा है वह हाइपरटोनिक और जिसका प्रासरण दाब कम है वह क्या कहलाएगा? कहलाएगा हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? फिर एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। ये S1 है, ये S2 है, दो विलयन है, इसका प्रासरण दाब दोनों का। यहां पर क्या है कि कोशिका द्रव्य में जो विलयन है उसका प्रासरण दाब ज्यादा है, तो हम इस विलयन को जिसका प्रासरण दाब कम है क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जिसका प्रासरण दाब क्या है? कम। जिसका कम है उसको तो हम हाइपोटोनिक कहेंगे, जबकि जिसके पैरेलल हम दूसरा सॉल्यूशन जो ले रहे हैं उसका प्रासरण दाब ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। तो दो विलयन होते हैं, एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, दोनों एक साथ होते हैं। अगर दोनों का प्रासरण दाब इक्वल है तो आइसोटोनिक कहलाएंगे, और अगर किसी एक का ज्यादा है तो उसको कहेंगे हाइपरटोनिक, और किसी का कम है तो उसको कहेंगे हाइपोटोनिक। तो ये एक साथ में पैरेलल चलती रहती है घटना। अब हम बात करते हैं
एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं? पहले नॉर्मल मोलर मास का तो हम समझे। अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल्स का या सोल्यूट का मोलर मास निकाला जाता है और यह मोलर मास उसके सैद्धांतिक मोलर मास के इक्विवेलेंट है तो वह कहलाएगा नॉर्मल मोलर मास। यानी प्रैक्टिकल द्वारा निकाला गया मोलर मास और सैद्धांतिक द्वारा निकाला गया मोलर मास अगर इक्वल है तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल मोलर मास। और अगर मान लीजिए आप किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा या फिजिकल मतलब किसी प्रैक्टिकल सिद्धांत द्वारा आप किसी मॉलिक्यूल्स या सोल्यूट का मोलर मास निकाल रहे हैं, वह उसके सैद्धांतिक मोलर मास से कुछ कम या ज्यादा आता है तो आप उसे क्या कहते हो? एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इट हैज बीन observed that the difference in the observed and calculated molar mass of the solute is due to the association and dissociation of the solute molecules in the solution। अगर मान लीजिए सोल्यूट के पार्टिकल है, विलय के जो पार्टिकल है वो विलयन में या तो एसोसिएटेड हो जाते हैं मतलब संगुणित हो जाते हैं या डिसोसिएटेड हो जाते हैं मतलब आयनित हो जाते हैं। तो इनके आयनन या संगुणन के कारण से इनका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट और इनका कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इक्वल नहीं आता है, इनमें अंतर आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। और अणुसंख्य गुणधर्म असामान्य होंगे तो उससे प्राप्त मोलिकुलर मास हमने जो प्राप्त किया था वो एबनॉर्मल मोलर मास होगा। तो यहाँ पर दो प्रकार की कैटेगरी होती है, एक एसोसिएशन एक डिसोसिएशन। तो हम पहले पढ़ते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ द बिगर मोलिक्यूल by the union of the 2 or 3 or more solute molecules is called the association। अगर मान लीजिए 3, 4, 5 या कई सारे जो पार्टिकल्स हैं वो मिल करके एक गुच्छा बना लेते हैं, पुंज बना लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? एसोसिएशन, संगुणन। और संगुणन के लिए हम यहाँ पर पार्टिकल की जो संख्या है उसको किससे दर्शा रहे हैं? एन से। और आप इस समीकरण को इस प्रकार से दर्शा सकते हो। यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि देखिए ये n है और x मॉलिक्यूल्स है, इसके n संख्या जो है वो आपकी यहां पर काम में आ रही है और ये संगुणित होकर के गुच्छा बना रहा है तो एक गुच्छे में n पार्टिकल है तो ये इसकी संख्या आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसोसिएशन। अगर मान लीजिए एक पार्टिकल 2 या 3 आयनों में डिवाइड हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। यहां पर हम देख रहे हैं कि Ap एक पार्टिकल है और आयनिक है। जब आप इसको पानी में डालते हो यानी विलयन बनाते हो तो यह A प्लस आयन और B माइनस आयन यानी दो पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यदि आप एक मोल लेते हो, यहां पर एक मोल लेते हो तो ये 2 मोल बनाएगा, एक मोल इसका बनेगा और एक मोल इसका बनेगा तो पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है। जबकि इसमें क्या हो रहा था? एसोसिएशन में क्या हो रहा था? जितने मोल आपने लिया है उससे मोल पार्टिकल की संख्या कम हो जाती है क्योंकि उनमें जितने अणु आपस में जुड़ेंगे उतने पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे आप 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड CCl2 CaCl2, ये गलत है। और यहां पर आपने ले लिया पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है और इसको हमने 100% आयनित मान लिया। अगर ये आयनित हो जाता है तो पहला जो नमक है वो 2 मोल्स बनाएगा 1 मोल से और दूसरा जो कैल्शियम क्लोराइड है वो 3 मोल बनाएगा और जो पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनाइड है वह 5 मोल बनाएगा। तो इस प्रकार से मोल्स की संख्या जो है या आयनों की संख्या इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगी आयनाइजेशन के कारण। As the molar mass of the solute is inversely proportional to the colligative property, हम जानते हैं कि जो मोलर मास होता है यानी आपने कई बार लिखा है MB, वो किसके है? वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मेटिक प्रेशर जो आपने लिया था
उससे, या आपने जैसे मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो रिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलिकुलर मास के। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ द मोल्स बढ़ते हैं तो उनसे क्या होगा, सो द रियल मोलिक्यूल्स वेट ऑफ द अबव द सबस्टेंस, मतलब जो मोलिकुलर वेट है वो घट जाएगा। मतलब जितने पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो मोलिकुलर वेट है वो हाफ आएगा या 1/3 आएगा या 1/5 आएगा। अब इसका उल्टा लेते हैं। उल्टा क्या लेता है, जैसे मान लीजिए अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएटेड हो जाते हैं तो उससे मोलिकुलर मास जो है वो बढ़ जाता है। जैसे यहां पर हम देखते हैं एसिटिक एसिड जो है उसका मोलिकुलर मास जो थ्योरेटिकल है वो 60 है, और जब इसको बेंजीन में डाला जाता है, बेंजीन में डाला जाता है तो इसके दो पार्टिकल आपस में जुड़ करके डाइमर बना लेते हैं। वो डाइमर बनाने के कारण से यहाँ पर इसका जो आप क्या बोलते हो फॉर्मल मास जो आता है वह 120 आता है। और ये जब हम इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा अगर हम इसका मोलर मास निकालते हैं तो यह भी 120 आता है। तो इस प्रकार प्राप्त जो मोलर मास है, जो आपका कैलकुलेटेड मोलर मास से अंतर या डिफरेंट प्राप्त हो रहा है उसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो such a molar mass that is the either low or high than the expected or normal value is called as the abnormal molar mass। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी कि एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं। समझ में आ रही है क्या? हाँ आ रही है। ऐसे झूठ बोल रहे हो, झूठ तो मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ी बोल रहे हो। आ रही है, चलो मान लेते हैं आ रही है, मानना कि आ रही है। अब देखते हैं क्या आ रही है। कोरोना तो आ रहा है, आप क्या सोचते हो? अगर मान लीजिए आपने कोई एबनॉर्मल मोलर मास प्राप्त किया है तो उसको नॉर्मल मोलर मास में कैसे बदलें, उसके लिए हमारे पास है वाट हाफ फैक्टर। वाट हाफ फैक्टर क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल मोलर मास में बदलने का एक फैक्टर है। In order to express the extent association and dissociation with the certain solute by the expected to undergoes in the solution. Van 't Hoff in the 1886 introduced the factor called the Van 't Hoff factor. This factor is defined as I जो है वो Van 't Hoff factor है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हम जानते हैं जो मोलिकुलर मास जो है, मोलिकुलर वेट जो है वो इसके क्या होते हैं, क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो I इज इक्वल टू नॉर्मल और एक्चुअल मोलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर वेट, मोलर मास। या हम इसको I को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, I इज इक्वल टू हो गया, अगर हम पार्टिकल की संख्या एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में जानते हैं तो I को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। अगर पार्टिकल को पानी में डाल दिया, उसका आयनन हो गया या संघुनन हो गया, उसके बाद पार्टिकल की टोटल संख्या, और ये हो गई नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स बिफोर द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। यानी ये वो पार्टिकल की संख्या है जो आपने डाली है रियल, और ये वो पार्टिकल की संख्या है जो आयनाइजेशन या डिसोसिएशन या संगुणन या आयनन के कारण से बनी है। तो आप इन दोनों का जो अंतर है उससे आप I का मान निकाल सकते हो। I क्या चीज है? वान त हाफ गुणांक, यानी इन दोनों के अंतर को आप क्या कहते हो? वान त हाफ गुणांक या रेशियो को आप कहते हो। अगर किसी विलयन के लिए I का मान 1 आता है तो इसका मतलब इसके आयनाइजेशन और डिसोसिएशन से पहले और बाद में दोनों में मॉलिक्यूल से मोल की संख्या जो है वो इक्वल है, और इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया उसकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल आएगी। इसका मतलब ये हुआ
इसका एबनॉर्मल मोलर मास प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन case of the association of the solute particles in the solution, the observed molecular weight of the solute being more than the normal, the value of factor I is less than the unity। वहां पर हमारा I का मान जो है वो 1 से कम आएगा। किसके लिए? अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है वो एसोसिएटेड होता है तो I का मान 1 से कम आएगा, और अगर डिसोसिएटेड होता है तो 1 से ज्यादा आएगा। Well, for the dissociation, the value of I is greater than the unity, because the observed molecular weight has lesser value than the normal molecular weight। तो I का मान 1 से कब आएगा, 1 से ज्यादा कब आएगा, उसके लिए एक बार हम देख लेते हैं। I की वैल्यू जो है वो लेस देन यूनिटी है, लेस देन यूनिट है, 1 से कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहां पर एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। और अगर I का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो आप यहां पर क्या कहोगे, डिसोसिएशन हो रहा है। आपका मतलब ये हो गया कि मोलिकुलर जो वेट है वो एसोसिएशन होने पर क्या आएगा, एसोसिएशन होने पर मोलिकुलर वेट अधिक आएगा, मोलिकुलर वेट अधिक आएगा। अभी आपको बताया था जैसे बेंजीन में एसिटिक एसिड डाल दिया जाए तो यहाँ पर एसोसिएशन हो जाता है, मोलिकुलर वेट डबल आता है, और अगर डिसोसिएशन हो जाता है तो मोलिकुलर वेट हाफ आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम I 1/2 गुणांक का इस्तेमाल करें तो आप प्रत्येक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको सही प्रकार से दर्शा सकते हो, और इसको दर्शाने के लिए उसके एबनॉर्मल वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में बदलने के लिए हम इससे इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। देखिए ये है लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट, और अगर हम इसको I से गुणा करते हैं तो हमारा जो एबनॉर्मल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो नॉर्मल में बदल जाएगा। इसी प्रकार एवल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप देख रहे थे तो ये वैल्यू आपकी आ रही थी, इसको हमने I से गुणा कर दिया। इसी प्रकार डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट को आपने I से गुणा कर दिया। इसी प्रकार ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए आपने लिखा था पाई बराबर CRT, तो CRT जो आपने लिखा था वो कंसंट्रेशन था, उसको हमने किससे गुणा कर दिया, पाई बराबर ICRT हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। अगर आप इसकी वैल्यू सब की वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये वैल्यू आपकी आपने निकाली थी, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप आराम से देखिए, इसको हम M की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। M क्या, मोलेलिटी, मोलेलिटी की वैल्यू आपने लिख दी, तो ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो नया संशोधित मान है वो 1/2 है, जो फैक्टर है उसको हम डाल करके मॉडिफाइड करके नई इक्वेशन लिख सकते हैं। आप इसे आराम से नोट कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1/2 फैक्टर जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को कैसे मॉडिफाइड करता है, कैसे उसको कैलकुलेट करता है, हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले करते हैं डिसोसिएशन किसे कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब आप आयनन की मात्रा बोल सकते हो। आयनन मात्रा, कितनी मात्रा में आयनित हुआ है कोई कंपाउंड जब आपने इसे पानी में डाला, तो द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द molecules which dissociated in the solution into the simple ion or molecules is called the degree of dissociation। आप इसको कैसे डिफाइन करें, मतलब पार्टिकल की वह संख्या जो आपकी आयनित होती है आप उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हो। सपोज कीजिए आपके पास A पार्टिकल है, वो आपका B पार्टिकल में या आयनित हो जाता है, सपोज कीजिए। तो जब आपने आयनाइजेशन किया ही नहीं है, प्रारंभ में आपने 1 मोल आपने ले लिया, कितना ले लिया, 1 मोल, 1 मोल ले लिया, तो प्रारंभ में इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0, तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, आप इसको प्रोडक्ट ही मान लेते हैं, यहाँ पर P मान लेते हैं, प्रोडक्ट कितना है, 0, यहाँ पर आयनाइजेशन नहीं हुआ। आपने इनिशिएशन नहीं, जो प्रारंभ में जो पार्टिकल्स लिए हैं, सोल्यूट लिया है, वो 1 मोल लिया। अब जैसे ही आपने इसमें डाल दिया, मान लीजिए इसका अल्फा पार्टिकल जो है वो मतलब आयनाइज हो जाता है, तो
तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो 1 माइनस अल्फा हम लिखेंगे, जब पार्टिकल रिमेनिंग रहेंगे वो लिखेंगे। तो अल्फा क्या है यहाँ पर, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पर आपके जो पार्टिकल की संख्या है वो कितनी रह गई, ये रह गई अल्फा, ये कितनी रह गई अल्फा। अल्फा आयनों में डिवाइड हो गया तो इसको हम एन से गुणा करेंगे। एन क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये सोडियम क्लोराइड था, ये इसके आपने 100 पार्टिकल लिए, मैं मान लेता हूं इसमें से 25 पार्टिकल आपके डिवाइड हो गए, तो 25 माइनस 100 बोलूंगा मैं, राइट है। और अगर मान लीजिए ये आपके 25 पार्टिकल आप डिवाइड करते हो, तो 25 तो आपके क्या हो गए सोडियम आयन के, और 25 क्या हो गए क्लोराइड आयन के, तो आपके 25 और 25 कितने हो गए। तो मैं कह रहा हूं 25 पार्टिकल को n से गुणा कर दो, कितने पार्टिकल में डिवाइड हो रहा है, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में डिवाइड हो रहा है, तो 2 यहां पर क्या है n, तो कितने, यानी आप इसकी संयोजकता बोल सकते हो, या एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में डिवाइड हो रहा है वह उसके n नंबर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोटि आप मान सकते हो, उसको नंबर बोल सकते हो। तो ये यहां पर वैल्यू हो गई। अब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए नंबर, टोटल नंबर ऑफ द मोल्स बिफोर द डिसोसिएशन कितना था, 1 बिफोर द डिसोसिएशन, और आपका आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ द मोल्स, ये क्या बोल रहे हैं हम यहां पर बोल रहे हैं नंबर ऑफ द मोल्स, पार्टिकल की संख्या आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन हम बोलेंगे 1 माइनस, सॉरी यहां पर हम दोबारा लिख देता हूं, 1 माइनस अल्फा, ये पार्टिकल है, प्लस एन अल्फा, ये क्या है आफ्टर डिसोसिएशन, क्या है आफ्टर डिसोसिएशन। तो आप इन दोनों वैल्यू को, आप आई के वैल्यू को निकालने के लिए इस्तेमाल कर लोगे। आप देखिए ऊपर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आई बराबर क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ द पार्टिकल इन इनिशियली टेकन, जो आपने प्रारंभ में लिए थे। तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और 1, ये हो गया। अब आप जानते हो इसको आप सोल्व कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो। देखिए इसको हमने सोल्व किया तो ये आपका क्या हो गया 1, और इसको हमने एन अल्फा, ये प्लस में मान लिया अल्फा, और माइनस अल्फा मान लिया, मैंने इसको एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। और अब क्या कर लिया, इसको हमने इसको कॉमन ले लिया, तो अल्फा कॉमन आ गया, ये n माइनस 1 आ गया, और ये आ गया प्लस और 1, और ये इधर क्या है आई, और नीचे वाली वैल्यू को आपने हटा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने इसको इधर गुणा किया, तो आई को 1 से गुणा करने पर इतनी ही वैल्यू आती है। अब क्या हुआ, इसको हमने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पर ये प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो ये क्या आ गया 1 माइनस आई माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा अल्फा n माइनस 1। अब आप अल्फा को वैल्यू को निकालते हो, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर हो गया i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जिसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। वांट आप गुणांक की वैल्यू अगर पता है, और एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में डिवाइड होता है उनकी संख्या पता है n। देखिए i तो है वांट आप गुणांक, और n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमने यहां पर डिस्कस किया था। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल में डिवाइड होता है उन दोनों की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वांट हाफ फैक्टर फॉर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन के लिए हम इसे निकालें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स of the substance which is present as the associated molecules is known as the degree of dissociation, degree of association। मतलब यहाँ पर कितने पार्टिकल जो है वो आपके समूहित होकर के एक अणु का निर्माण बना रहे हैं, वो आपका मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ये कहलाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए पार्टिकल वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब प्रारंभ में आपने क्या लिया, इसके 1 मोल आपने लिया, कितने लिए 1 मोल, जब इसकी संख्या कितनी है 0। अब मान लीजिए एसोसिएशन हो रहा है, तो
तो एसोसिएशन हो रहा है तो कितने पार्टिकल का एसोसिएशन हुआ, तो ये मान लीजिए अल्फा हमने एसोसिएशन की मात्रा मान ली है अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो एसोसिएटेड हो रहे हैं तो उनके कितने पार्टिकल बना रहे हैं, तो अल्फा बट्टा एन। ये एन नीचे क्यों लगाया, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है वो गुच्छे में बदल रहे हैं, तो कितने पार्टिकल मिलकर के एक गुच्छा बना रहा है, जितने पार्टिकल गुच्छा बना रहे हैं उनकी संख्या को आपने क्या कहा, एन। जैसे मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पर क्या हो गया था, एसिटिक एसिड के दो अणु बेंजीन में, क्या है, बेंजीन में दो अणु आपस में मिलकर के ये एक अणु के रूप में बदल रहे थे। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं दोबारा, कैसे बन रहे थे, ये O, ये OH और यहाँ पर HO C डबल बॉन्ड O और CH3, ये दो अणु आपस में मिल करके हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये अणु बना रहे थे। तो यहाँ पर कितने अणु बन रहे हैं, दो। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के नीचे कितना आएगा, 2। एन का मान कितना हो गया, 2। एन का मान कितना हो गया, 2। तो आप ये वैल्यू यहां से निकाल रहे हो। तो इससे आपको क्या मिल गया, इस चीज से आपको दो चीजें मिल गई। एक, पहला, बिफोर द एसोसिएशन नंबर ऑफ द मोल्स आपने कितने लिए, एक। भाई आपने इनिशियली कितने मोल लिए हैं, आपने लिया है 1 मोल। और आफ्टर द एसोसिएशन नंबर ऑफ द मोल्स 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा अपॉन एन, ये आपके टोटल मोल्स हो गए जो आफ्टर एसोसिएशन कहलाएंगे। अब आप इन दोनों से आई की वैल्यू निकाल सकते हो। आई की वैल्यू निकालने के लिए आपका वही फॉर्मूला है, क्या, नंबर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द एसोसिएशन और नंबर ऑफ द पार्टिकल बिफोर द एसोसिएशन। तो आफ्टर द एसोसिएशन हम लिखें तो ये आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ये वैल्यू आ गई। और ये अपॉन 1 था, 1 को हमने हटा दिया और आई की वैल्यू आपने यहां पर लिख दी। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आपने पहले क्या कर लिया, देखिए मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्लस माइनस को मतलब समस्या को हटाने के लिए प्लस की वैल्यू को आप अलग लिख देते हैं। तो ये प्लस की वैल्यू है अल्फा बटा एन और माइनस की वैल्यू को आपने यहाँ लिख दिया। मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉमन ले लेता हूँ, ये एन आ गया, ठीक है, ये अल्फा आ गया और ये माइनस एन अल्फा, ओके, ये आपका वैल्यू आ गया और ये आ गया +1 और इस वैल्यू के बराबर है आई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और या फिर इसको और कॉमन करें, हाँ बिल्कुल इसको पहले कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन क्या है, साथ में कर लेते हैं। तो i -1 हो गया और ये आपका हो गया, यहाँ पर n तो नीचे रह जाएगा, वेरी गुड, और अल्फा कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 - n, ठीक है। अब क्या करें, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरी वैल्यू को आप इस इधर भेज दें। तो आपके पास क्या आ गया, अल्फा बराबर आ गया, देखिए इस वैल्यू में ये तो i -1 आपका लिखा हुआ है, ये n वाला जो भाग है वो ऊपर चला गया तो ये n से गुणा हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, 1 माइनस क्या रह जाएगा, n, नीचे क्या रह जाएगा, 1 - n। तो ये वैल्यू आपकी आती है। आप इसको सोल्व करके आप देख सकते हो ये ही वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर से निकाल सकते हैं। धन्यवाद आज का टॉपिक पढ़ने के लिए। और सारा जो टॉपिक है वो इजी था, एकदम से सरल था, सरल भाषा में बताया गया था। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आता है, कोई डाउट रहता है, तो आप डाउट कॉलम में डाउट जो ऑप्शन दे रखा है वहां पर अपना डाउट क्लियर करें। धन्यवाद।